नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं। हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में शील गुण के बारे में, या जिसको अंग्रेजी में ट्रेट कहते हैं, ट्रेट के बारे में अध्ययन किया। ये हम लोगों ने जाना ट्रेट क्या है और ट्रेट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ट्रेट की प्रमुख कसौटियां क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब थोड़ा हम लोग उससे और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। वास्तव में शील गुण सिद्धांत, यद्यपि इस तरीके के सिद्धांत बहुत ही प्राचीन काल से प्रचलित थे, लेकिन आधुनिक रूप से स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान गॉर्डन ऑलपोर्ट महोदय का था। गॉर्डन ऑलपोर्ट महोदय ने ये बताया कि शील गुण वह मूलभूत इकाई है जो व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और शील गुणों के आधार पर ही किसी के व्यक्तित्व के का वर्णन किया जा सकता है, व्याख्या की जा सकती है। सन 1922 में इन्हें अपनी एक पुस्तक लिखी जो बड़ी फेमस पुस्तक थी। वो थी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी। उनने इस पुस्तक में 1922 में लिखा कि किसी व्यक्तित्व को वर्णन करने के लिए 3 प्रकार के प्रमुख विशेषक या प्रमुख शील गुण होते हैं, और यह प्रमुख 3 प्रकार के शील गुण वो कहाँ से पाए, इसके बारे में हम जाने कि सबसे पहले आर्डबर्ग महोदय के साथ उनने एक वो थे 1922 में ही के साथ मिलकर के एक डिक्शनरी का अध्ययन किया उनने, और उस डिक्शनरी से मिल करके उनने लगभग 17,953 शब्द, यानी अप्रॉक्सीमेटली 18,000 शब्दों की खोज किए जो ट्रेट यानी शील गुण से संबंधित शील गुण से मिलते जुलते थे। उन शब्दों का खोज करने के बाद इन लोगों ने फिर इनसे कुछ मिलती जुलती हुई शब्दावलियों को घटाना चालू किया, और उस प्रक्रम में घटा करके इनको लगभग 4,500 शब्दों में चेंज किया, और इन 4511 शब्दों के आधार पे, जिसको उन्होंने विशेषक कहा, जो उनके शील गुण थे, व्यक्तित्व का वर्णन और व्याख्या करने का प्रयास किया। अब इनके आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व शील गुणों को, पर्सनालिटी ट्रेट्स को 3 भागों में बांटा। वो 3 भाग कौन कौन से थे? वो पहला भाग था कार्डिनल ट्रेट, या इसको प्रधान विशेषक या प्रमुख विशेषक कहते हैं। दूसरा भाग था सेंट्रल ट्रेट, जिसको अंग्रेजी में, हिंदी में हम लोग केंद्रीय विशेषक कहते हैं। और थर्ड भाग सेकेंडरी या गॉड ट्रेट था। लेकिन प्रश्न ये होता है कि इनको बांटने के पीछे मूल आधार क्या था? इनके बांटने के पीछे मूल आधार व्यवहार की स्थायित्वपन था, लेकिन उस स्थायित्व को नापने के लिए जो मूल आधार थी वो 3 चीजों को नापा। वो पहला था फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, इसको आवृत्ति बोलते हैं। दूसरी थी इंटेंसिटी, सघनता, घनता, इंटेंसिटी यानी गहनता समझ लीजिए। और थर्ड थी रेंज या विस्तार, जिसको रेंज कहा। इन 3 के आधार पर इन 4511 शील गुणों को 3 वर्गों में बांटने का प्रयास किया। फ्रीक्वेंसी का आशय होता है कि कोई शील गुण कितनी बार, इन्हें बारंबारता होती, कितनी बार उसकी प्रयोग होता है।
इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कोई शील गुण कितनी गहराई तक अपना प्रभाव को दिखा रहा है, ये गहरापन का। और विस्तार या रेंज का मतलब होता है कि उस शील गुण का कितना विस्तार है, कितनी व्यापक दूरी है उसकी। यानी यदि इस ये मूल बिंदु है तो ये विस्तार हो गया, ये विस्तार हो गया। इनके आधार पे इन 3 गुणों को व्याख्या किया। अब हम लोग अलग अलग इन 3 गुणों की चर्चा करेंगे। बहुत आसान तरीका है इनको चर्चा करने के लिए। सबसे पहले हम इनको लिखते हैं 3 तरीके से। पहला सबसे नीचे आता है सेकेंडरी, जो 3rd नंबर में है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं सेकेंडरी या गौड़ विशेषक। इसको गौड़ शील गुण बोलते हैं। अल्पोर्ट महोदय कहते हैं कि जब कोई शील गुण किसी के व्यवहार में कभी परिलक्षित होता है, कभी परिलक्षित नहीं होता है, तो इस प्रकार के शील गुण को सेकेंडरी शील गुण या सेकेंडरी ट्रेट कहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है या कोई एडल्ट ही होता है, अभी उसके व्यवहार, जो व्यवहार अभी स्थायी रूप नहीं ले पाए हैं, उनके गुण नहीं बन पाए हैं, उनको वो जो है सेकेंडरी ट्रेट में कहते हैं। निष्कर्ष स्वरूप ये इस तरीके के ट्रेट होते हैं जिसके आधार पर उसके व्यवहार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो इसको एक सूत्रबद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये कम स्थायी या संगत होते हैं, यानी अभी इनमें स्थायित्व का बोध नहीं आता है। और इनको दूसरे तरीके से इनकी विशेषता के रूप में होते हैं कि ये कभी परिलक्षित होते हैं और कभी नहीं परिलक्षित होते, यानी कभी दिखाई तो देते हैं और कभी दिखाई नहीं देते हैं, कभी नहीं। इसीलिए इनके आधार पर व्यक्तित्व का किसी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसके व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो इनके आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत अल्पोर्ट महोदय फिर आगे बोलते हैं कि जब हमारे व्यवहार कुछ स्थायी रूप लेने लगते हैं, कभी कभी वो दिखाई देते हैं और प्रायः दिखाई देते हैं, जिनके आधार पर हम उनका प्रेडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अमुक परिस्थितियों में व्यक्ति अमुक प्रकार का व्यवहार करेगा, उस प्रकार के शील गुण केंद्रीय शील गुण के अंतर्गत आते हैं। वो आगे बताते हैं कि ये शील गुण अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं इनकी तुलना में, और यह केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और ये व्यक्तित्व के अधिकांश भाग का निर्धारण करते हैं। इसको सेंट्रल ट्रेट बोलते हैं, केंद्रीय शील गुण। सूत्रबद्ध करते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, या अपेक्षाकृत संगत होते हैं। हमारे व्यवहार के अधिकांश भागों का निर्धारण इन्हीं से होता है। ये अधिक सक्रिय होते हैं, हमारे व्यवहार का प्रेडिक्शन किया जा सकता है, यानी भविष्यवाणी दी जा सकती है कि अमुक परिस्थितियों में वह अमुक प्रकार का व्यवहार करेगा। ठीक है, तो प्रेडिक्शन इनके आधार पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मैं अंग्रेजी लिखे दे रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में कहीं पूर्व कथन है। इनके आधार पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी व्यक्ति के व्यवहार का। वो आगे ये कहते हैं कि ये
प्रायः हमारे व्यक्तित्व का अधिकांश भाग, अधिकांश संरचना बनाते हैं और यह हमारे मतलब व्यवहार में प्रायः परिलक्षित होते हैं। व्यवहार में प्रायः दिखाई देते हैं या परिलक्षित होते हैं। 5 से 15 होते हैं लगभग, ये 5 से 15 लगभग होते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लें कि ईमानदारी, जो ईमानदार है वो प्रायः ईमानदार होगा। सामाजिकता, बहिर्मुखता, सत्यता, साहस आदि आदि ढेर सारे उदाहरण हो सकते हैं जिनको हम लोग अपेक्षाकृत स्थायी रूप में बांट सकते हैं और ये केंद्रीय उसका गुण है। इसको थोड़ा सा और आगे कहते हैं अल्पोर्ट महोदय कि जब हमारा व्यवहार और बिल्कुल स्थायी हो जाता है, व्यवहार के वो गुण जो बिल्कुल स्थायी हो जाते हैं और वो इतने अधिक स्थायी हो जाते हैं कि उन व्यवहारों के कारण हम समाज में जाने जाते हैं। यानी हम कार्य के नाम पे जाने जाते हैं, व्यवहार के नाम पे जाने जाते हैं। उनको जो है उनने केंद्रीय विशेष, वो प्रमुख विशेषक या कार्डिनल ट्रेट कहा। कार्डिनल ट्रेट, इसको प्रमुख विशेषक, कुछ पुस्तकों में प्रधान विशेषक या प्रधान शील गुण भी दिया है। पूर्ण स्थायी, इस पे हम सूत्रबद्ध करेंगे। पूर्ण स्थायी और पूर्ण संगत हो जाते हैं। इसके लिए वो इतने व्यापक हो जाते हैं कि व्यक्ति के कार्य से उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है। यानी व्यक्ति के कार्य इतने व्यापक कि व्यक्ति के कार्य से उस व्यक्ति की पहचान, जैसे गांधी अहिंसा से किसकी पहचान होती है, इसके लिए बहुत अच्छा उन्हें मतलब बहुत अच्छे सेंटेंस कहा है अल्पोर्ट महोदय ने कि ये कहा कि ये प्रवृत्ति जुनूनी एवं शक्तिशाली ताकत के रूप में हो जाती है। ये शब्द है, ये जुनूनी एवं शक्तिशाली ताकत के रूप में परिभाषित किया है इसको अल्पोर्ट महोदय ने। इसको इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये किसने कहा है? अल्पोर्ट ने। तो इस प्रकार के व्यवहार जो हमारे जुनूनी और शक्तिशाली ताकत के रूप में होते हैं, हम व्यवहार के कारण पहचाने जाते हैं। और ये प्रवृत्ति छिपती नहीं है। इस प्रकार की प्रवृत्ति कभी छिपाए से भी नहीं छिपती। यह प्रवृत्ति छिपाए से भी नहीं छिपती है, छिपाए से भी नहीं छिपती। ये प्रायः 1 से 2 होते हैं, प्रायः 1 से 4, 5, 3, 1 से 5 तक, बल्कि 3 तक। तो इस बहुत अच्छा मतलब ये टेबल है, यदि आप इसको एक बार समझ लें तो कभी समस्या नहीं होगी कि अल्पोर्ट ने 3 प्रकार के शील गुण की चर्चा किया। अब सबसे नीचे से चलते हैं। 3rd नंबर में उसने इसको गौड़ शील गुण, दूसरे नंबर में केंद्रीय शील गुण और पहले नंबर में प्रमुख शील गुण कहा। उन्होंने कहा कि जो गौड़ शील गुण होते हैं वो हमारे व्यवहार के अस्थायीपन का दिखाते हैं। वो हमारे व्यवहार में कभी परिलक्षित होते हैं, कभी परिलक्षित नहीं होते हैं। चूंकि ये अभी व्यवहार में स्थायित्व नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए इनके कारण हम व्यवहार की व्याख्या करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके विपरीत उन्होंने कहा कि जब व्यवहार अपेक्षाकृत स्थायी रूप ले लेता है तो उस प्रकार के गुण को हम केंद्रीय शील गुण या सेंट्रल ट्रेट कहते हैं। ये हमारे अधिक सक्रिय होते हैं, ये हमारे व्यवहार में प्रायः दिखाई देते हैं। अधिकांश व्यवहार की संरचना इन्हीं से बनती है।
हमारे अधिकांश व्यक्तित्व की संरचना इन्हीं से होती है, केंद्रीय शील गुण से होती है। और इस प्रकार ये जो है निर्धारण करता है व्यक्तित्वशील गुण का। थोड़ा सा डिस्टिंक्ट हो जाए, नहीं तो कहीं कंफ्यूजन न पैदा हो जाए। ये प्रायः 5 से 15 के बीच में होते हैं और इसी के आधार पर व्यक्तित्व की अधिकांश संरचना निर्धारित होती है। अंत में उसने कहा कि जब कोई गुण या कोई ट्रेट या कोई शील गुण हमारी जुनूनी ताकत के रूप में, जुनून एवं शक्तिशाली ताकत के रूप में स्थापित हो जाता है, ये उन्हीं का कथन है। और वो व्यक्ति के कार्य से उस व्यक्ति की पहचान होना, जैसे गांधी जी नहीं, गांधी जी यदि हम अहिंसा कह दें तो गांधी जी पहचाने जानेंगे, या हम लोग वीरता कह दें तो रानी लक्ष्मीबाई पहचानी जाएंगी, या हम लोग कूटनीतिक कह दें तो बिस्मार्क या सरदार वल्लभ भाई पटेल पहचाने जाएंगे। तो इस प्रकार की जब चर्चा होती है, इस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्धारित करती है, वो पूर्ण स्थायित्व की स्थिति होती है और ये कार्डिनल ट्रेट या प्रमुख शील गुण के अंतर्गत आता है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं। बहुत सी किताबों में ये बताया गया है, बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया गया है। पहले उनने कहा, जरा समझिएगा, पुस्तकों में ये लिखा है कि अल्पर्ट महोदय ने 2 भागों में शील गुणों की चर्चा किया, वो सामान्य शील गुण और फिर विशिष्ट शील गुण, बहुत सी पुस्तकों में। फिर उनने सामान्य शील गुणों को कहा कि जो सामान्यतः क्षम्य होते हैं, और विशिष्ट शील गुणों में के उन्हें 3 भाग किया। पहला ये प्रमुख, ये दूसरा ये और तीसरा ये। ये पुस्तक बहुत सी YouTube चैनल में और बहुत से किताबों में भी गलती से, अच्छी अच्छी पुस्तकों में गलत से लिखता। मैं इसमें कंफ्यूजन पैदा हुआ तो मैंने अध्ययन करने का प्रयास किया, तो वास्तव में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है। अल्पोर्ट महोदय ने शील गुणों को शील गुणों के 3 प्रकार ही बांटा है, वो ये हैं, और वो व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर उनने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति के व्याख्या के लिए, उसको समझने के लिए और उनके व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए 2 शील गुण ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनमें से ये पोर्शन और इसका अधिकांश पोर्शन। जैसे हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लें तो इसमें 1, 2, 3 तक शील गुण होते हैं, इसमें 5 से 15 तक शील गुण हो सकते हैं। मान लीजिए ये 5 से 15 तक शील गुण है, और इसमें बहुत सारे शील गुण हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, ये सारे बहुत सारे शील गुण होते हैं। तो फिर अल्पोर्ट महोदय ने कहा कि प्रमुख शील गुण और केंद्रीय शील गुण के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान एवं व्याख्या की जा सकती है, और ये प्रायः किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की संरचना में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार की ये पूरा का पूरा और ये इसका अधिकांश पोर्शन, ये पूरा का पूरा और इसका अधिकांश पोर्शन हो जाता है विशिष्ट शील गुण। और उन्होंने कहा कि बाकी केंद्रीय शील गुण जब इससे बचे होते हैं, और इसके अलावा जितने गौण शील गुण हैं वो मिलकर के सामान्य शील गुण के अंतर्गत आते हैं, और वह सामान्यतया बहुत से व्यक्तित्वों में पाए जाते हैं। इस प्रकार इनको सामान्य शील गुण कहते हैं, और इनके आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या एवं स्पष्टता करना कठिन होता है, इसलिए इनको समान शील गुण कहते हैं। तो ये बाकी पोर्शन समान शील गुण के अंतर्गत आ गया। तो ये उसका वर्गीकरण है।
आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि संपूर्ण कार्डिनल ट्रेट्स और सेंट्रल ट्रेट्स का अधिकांश भाग विशिष्ट शील गुण के अंतर्गत आता है, जिसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया जा सकता है। और जो कार्डिनल सेंट्रल ट्रेट का कुछ भाग और संपूर्ण का संपूर्ण गौण शील गुण यानी सेकेंडरी ट्रेट का कुछ भाग समान शील गुण के अंतर्गत आता है, जिसके आधार पर किसी व्यक्तित्व का 100% निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अर्थात ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है और यह किसी बहुत से व्यक्तित्वों में पाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग समानशील गुण कहते हैं। ये हो गया वर्गीकरण। तो इस प्रकार इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद दो चीजें और आती हैं, वो आए हुए भी प्रश्न है, उनकी चर्चा अभी हम करते हैं। वो उनमें से एक पहला प्रोपियम और दूसरा फंक्शनल ऑटोनॉमी। प्रोपियम को की हिंदी नहीं ठीक से मिलती है, वो अपनापन या सेल्फहुड शब्द कहलाते हैं, लेकिन फंक्शनल ऑटोनॉमी जो कार्यात्मक स्वायत्तता के अंतर्गत आती है, उसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं। प्रोप्रियम प्रोपियम शब्द का उल्लेख अल्बर्ट महोदय ने अपनी पुस्तक में किया है, जिसकी वास्तव में लैटिन शब्द से बना है, जिसकी अंग्रेजी कुछ पुस्तक में सेल्फहुड या ऑन या यहाँ तक कुछ लोगों ने ईगो भी लिखने का प्रयास किया है, लेकिन ये मुख्य रूप से शब्द है। इसकी हिंदी होती है अपनापन। अपनापन इसकी स्पष्ट रूप से हिंदी प्राप्त होना नहीं पाता। प्रश्न ये होता है कि ये अपनापन है क्या। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हम लोग अच्छी तरीके जानते हैं कि अल्बर्ट महोदय ने कहा कि व्यक्तित्व हजारों शील गुणों से निर्मित होता है, और वो शील गुणों के बारे में उसने कहा कि ये शील गुण कोई झुंड मात्र नहीं है, बल्कि बहुत से शील गुण समन्वित रूप से और संगत रूप से जब मिलते हैं तो उसको उनने प्रोपियम शब्द कहा, अपनापन का। और इन जो समन्वित रूप है या संगत का जो भाव है, उसके आधार पर ही व्यक्तित्व के विभिन्न चरणों का निर्धारण उन्होंने किया। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए कि जैसे हमारा शरीर अंगों का से बना है, एक हाथ, दो आंख, नाक के सभी हैं, और यदि ये सिर्फ झुंड मात्र हो तो एक पैर दाएं चले तो एक पैर बाएं चले, तो इंटीग्रेशन यदि ना हो इनके बीच में, तो ये जो अपनापन का भाव है यानी शरीर का भाव है, ये एग्जैक्ट ना हो पाए और हम लोग ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पाए। तो वो यही कहते हैं कि विभिन्न शील गुण जब परस्पर इंटीग्रेशन और कंसिस्टेंसी के माध्यम से जो भाव प्राप्त करते हैं, जिनमें यह भाव निहित होता है, उसको उन्हें प्रोपियम कहा। तो प्रोपियम क्या है? वास्तव में शील गुणों में समन्वय की यहाँ पे अंग्रेजी इंटीग्रेशन दिया है, तथा संगतता के भाव को प्रोपियम कहा है। तो जब ये हम लोगों में समन्वय हो जाता है और कंसिस्टेंसी होती है, तो एक दिशा में एक डायरेक्शन में काम करते हैं। इसको एक और उदाहरण से मान लीजिए कि यहाँ पे ढेर सारे शील गुण है, ये शील गुण है, ये शील गुण है, ये सूर्य इस दिशा में काम कर रहा है, इस दिशा में काम कर रहा है, ये एक दिशा में काम कर रहा है, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में। तो फाइनली जो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा, परिणामी बल होगा, वो 0 हो जाएगा। लेकिन यदि यही शील गुण मिल करके, कुछ शील गुण मिल करके एक पर्टिकुलर दिशा में काम करेंगे, सभी इसी दिशा में काम कर रहे हैं, यानी इनमें इंटीग्रेशन है परस्पर, तो इनका जो परिणामी बल होगा पर्याप्त अधिक होगा। और वो यही प्रोमियम के माध्यम से यही बताना चाहे कि प्रोमियम वह भाव जो हमारे तमाम मतलब विभिन्न शील गुणों में परस्पर इंटीग्रेशन और कंसिस्टेंसी का भाव पैदा करता है, उसे उनने अपनापन नाम दिया। उनने इसके आगे कहा कि इस प्रोमियम के ही कारण मानव की प्रकृति धनात्मक होती है, सृजनात्मक होती है, वर्धनोन्मुखी होती है।
यानी प्रोपियम मानव की प्रकृति के प्रोपियम मानव प्रकृति के धनात्मक माने पॉजिटिव सोच, सर्जनात्मक, वर्धनोन्मुखी माने विकास उन्मुखी, वर्धनोन्मुखी तथा गतिशीलता के गुणों को दर्शाता है। कुल मिला के ये जब प्रीमियम यानी हमारे तमाम शील गुणों का डायरेक्शन एक दिशा में हो जाता है, गतिशीलता हो जाती है, तो हम लोग उसको पॉजिटिव दिशा में काम करने लगते हैं और हमारी गतिशीलता बढ़ जाती है, हमारी जो है पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और इसी को उन्हें अपना पड़ता। बस प्रश्न इतना ही आया था कि ये प्रोपियम क्या है, तो इसका उत्तर ये। अब इसके आधार पे उनने मानव विकास के 7 चरणों को दिखाया। प्रोपियम के स्वरूप के आधार पर उनने 7 अवस्थाओं को वर्णन किया। ठीक है, प्रोपियम के स्वरूप के आधार पे 7 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। वो सभी अवस्थाएं शैशवावस्था से किशोरावस्था तक हैं और वो बताते हैं कि किशोरावस्था में जाकर के प्रोपियम कंप्लीट हो जाता है। किशोरावस्था में प्रोपियम यानी अपनापन जिसे कहते हैं, प्रोपियम पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोपियम का एक छोटा सा आइडिया है। ये 7 अवस्थाएं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार 7 अवस्थाएं, चूंकि उनसे कंपैरिजन करते जाएंगे अन्य सिद्धांतों के माध्यम से, तो उसकी विधिवत चर्चा होगी। एक अन्य कॉन्सेप्ट देते हैं श्रीमान अल्पर्ट महोदय, जो पिछली बार प्रश्न आया भी था, वो है फंक्शनल ऑटोनॉमी अर्थात कार्यात्मक स्वायत्तता। बड़ा अच्छा शब्द है फंक्शनल ऑटोनॉमी। यदि आप इसकी भाषा को ही ठीक तरीके से समझ लें तो पूरा काम हो जाएगा। फंक्शनल ऑटोनॉमी एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। यही प्रश्न आया था कि फंक्शनल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एक बार आया था, और दूसरा लिखा था फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या है। दोनों चीजों को अभी समझ लीजिए। फंक्शनल ऑटोनॉमी या हिंदी में इसकी लिख लीजिए कार्यात्मक स्वायत्तता। कार्यात्मक स्वायत्तता एक उदाहरण है कि जैसे कोई व्यक्ति रात्रि की ड्यूटी करता है। जब रात की ड्यूटी करते हुए वो व्यक्ति 20 साल रात की ड्यूटी किया, वो 45 साल में वो रिटायर हो गया या छुट्टी ले लिया, लेकिन उसकी देखा गया कि वह रात की ड्यूटी अभी भी कर रहा है। रात के वो अभी भी जगने की आदत है उसकी। तो अब देखिए, पहले उसने उसका जो निर्धारण, उसका मोटिवेशन था ड्यूटी करना, उसकी एक कार्य था, उस अभिप्रेरणा थी कि आपको रात की ड्यूटी करोगे तो आपको अमुक जो है सैलरी मिलेंगी। उस अभिप्रेरणा से वशीभूत होकर के उसने रात की ड्यूटी किया। लेकिन अब जा कर के उस अभिप्रेरणा यानी वो आवश्यकता उसकी अब खत्म हो चुकी है, यानी वो फंक्शन अब नहीं रह गया है, फिर भी वह रात के जग रहा है, यानी वो ऑटो स्वायत्तता प्राप्त हो चुका है। तो कुल मिला के जब पूर्व की अनुभूतियों से जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगता है पूर्व, तो उसको हम लोग ऑटोनॉमस फंक्शनल ऑटोनॉमी कहते हैं। ये तो मान लीजिए ओवर लर्निंग भी आप कह सकते हैं कि ये तो अधिगम है कि उसकी आदत बन गई। एक और उदाहरण के माध्यम से पुस्तक में लिखा है ये उदाहरण कि जैसे एक व्यक्ति है, वो गरीबी के कारण से अधिक परिश्रम करने का आदत हो गया। उसके पास गरीबी थी, तमाम समस्याएं थी, वो अधिक परिश्रम करने का आदी था।
तो वो धीरे धीरे उसने अधिक परिश्रम किया, उसने पर्याप्त अधिक धन अर्जन किया और भविष्य में उसकी गरीबी से मुक्त हो गई। लेकिन इसके बाद भी वो उतना ही परिश्रम कर रहा है। तो अब देखिए, वो पूर्व अनुभूति क्या थी? गरीबी थी, गरीबी से, लेकिन अब गरीबी से मुक्त है। पूर्व अनुभूति से मुक्त होकर करके, उससे स्वतंत्र होकर के फिर अभी मेहनत कर रहा है। इस प्रकार की प्रक्रिया को अल्पर्ट महोदय ने नाम दिया कार्यात्मक स्वायत्तता। तो कुल मिला के कार्यात्मक स्वायत्तता क्या है? पूर्व अनुभूतियों से, यानी पूर्व फंक्शनों से मुक्त होने के बावजूद भी, स्वतंत्र होने के बाद भी, स्वतंत्र होने के या पूर्व अनुभूतियों से स्वतंत्र होकर काम करना। ये इसकी एक पहली वो है। दूसरी चीज हम लोग इसको देखते हैं कि यह प्रायः परिपक्व लोगों में होता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि परिपक्व लोगों में होता है या मैच्योर लोगों में होता है। उदाहरण जरूर एक ले लीजिएगा, गरीबी से मुक्त, नहीं भूल जाएगा, आप लोग लिख लीजिए। गरीबी से मुक्त होने के लिए परिश्रम, बाद में धनी होने के बाद भी परिश्रम कर रहा है। और इसी प्रकार रात्रि का आदत, रात्रि जागरण का उदाहरण लिख लीजिए। तो ये कुल मिलाकर के जो व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित होता है, उसके अनुसार, मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण, ये बताना चाह रहे थे फंक्शनल ऑटोनॉमी के माध्यम से, कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ठीक है। एक गरीबी ने उनको परिस्थितियां प्रदान किया, उसको श्रम करने की, परिश्रम करने की परिस्थितियां प्रदान किया, और उस परिस्थिति ने उसको एक परिश्रमी व्यक्ति बना दिया। यानी कुल मिलाकर के सकारात्मक परिस्थिति यदि होगी तो आपके सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्धारण होगा, और यदि नकारात्मक परिस्थिति होगी तो नकारात्मक व्यक्तित्व का निर्धारण होगा। शुरुआत में जैसे बहुत उदाहरण होते हैं, शुरुआत में कुछ लोग चोरी मजबूरी में करते हैं, अब बाद में वो चोरी उनकी प्रवृत्ति बन जाती। तो ये नकारात्मक परिस्थितियां थी, नकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। इसको उन्हें अभिप्रेरणा को भी समझाने के लिए प्रयास किया। आगे जब अभिप्रेरणा की थ्योरी कभी पढ़ेंगे तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं से अभिप्रेरणा से भी जुड़ी हुई है। अभिप्रेरणा को भी इस तरीके से समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार अभिप्रेरणा किसी के व्यक्तित्व को बनाने में प्रयास करती है। वहां पे गरीबी एक तरीके से अभिप्रेरणा थी, या रात्रि में सैलरी पाना उनकी एक अभिप्रेरणा थी, लेकिन उस अभिप्रेरणा से वशी हो तो करके उन्हें सीख लिया। अब उनको वो अभिप्रेरणा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें एक अधिगम कर लिया, अर्जन कर लिया, लर्निंग कर लिया। तो ये एक जो है फंक्शनल ऑटोनॉमी उनका सिद्धांत था, कार्यात्मक स्वायत्तता, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत। बस इतना ही सफिशियंट है। अब हम लोग इसके बाद आरवी कैटल का सिद्धांत और आइजेंक का सिद्धांत अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।